Good morning, all. This is the last part of Narmada Assistant Engineer Assignment number 32 question paper. So, in this part, we will be covering from question number 250 to 300. So, let's get a start. 250 तक हमने इससे पहले कर लिया था. 251th क्वेश्चन देखते हैं. When compared to a streamlined body, a bluff body will have. देखिए, streamlined body और bluff body किसको बोलते हैं? मैं आपको पहले बताता हूँ. कोई भी मान लेते हैं कि ये विंड है, ये एयर का फ्लो है. सपोज एयर इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. अब अगर हम कोई बॉडी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ. अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो होगा क्या कि ये विंड इसके साइड से ऐसे निकलेगा. अब ये चूंकि स्ट्रक्चर जो भी हमने बॉडी यहाँ पे प्लेस किया है वो इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स जनरेट करेगा क्योंकि ये यहाँ पे चूंकि इसकी पाथ को रेसिस्ट कर रहा है. तो ये फ्लो तो यहाँ से जाएगा बट इट विल एक्सर्ट अ ड्रैग फोर्स. इसको बोलते हैं ड्रैग. ड्रैग हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एक्ट करता है. दूसरा, अगर इसी बॉडी को ऐसे कर दिया जाए, ड्रैग फोर्स किसके द्वारा? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू शियर स्ट्रेस. ड्रैग फोर्स किसके द्वारा जनरेट होता है? ड्यू टू शियर स्ट्रेस. ये आप याद रखें. ड्रैग फोर्स कब जनरेट होगा? जब पैरेलल बॉडी हो हमारे फ्लो पाथ के, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा इसके साइड्स पे, उसकी वजह से ड्रैग फोर्स जनरेट होगा. अब अगर बॉडी इसके परपेंडिकुलर हम डाल दें तो क्या होगा? फ्लो पाथ को ज़्यादा रेसिस्ट करेगा ये, एंड देन फ्लो पाथ को जितने भी इसके अंदर में फ्लो विंड है या फिर कोई भी फ्लूइड है, उसको पूरा पाथ क्रॉस करके यहाँ से उसको आगे जाना पड़ेगा. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रैग यहाँ पे जनरेट होगा. ये पूरे सरफेस पे प्रेशर ड्रैग जनरेट होगा. तो ये प्रेशर ड्रैग, इसको बोलते हैं प्रेशर ड्रैग. प्रेशर ड्रैग. इन दिस केस पैरेलल के केस में फ्रिक्शन ड्रैग. ठीक है, दोनों ड्रैग ही हैं बट दोनों का नेचर अलग अलग है. दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, दिस इज ड्यू टू द प्रेशर. तो अगर बॉडी इंक्लाइंड 90 डिग्री पे है तो उसमें प्रेशर ड्रैग बहुत ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ड्रैग बहुत ही कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ड्रैग सिर्फ यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ पे एक्ट करेगा. तो एज कम्पेयर टू प्रेशर ड्रैग, फ्रिक्शन ड्रैग विल बी वेरी लेस, सो वी कैन इग्नोर दैट. बट इन दिस केस अगर बॉडी पैरेलल है तो क्या होगा? प्रेशर ड्रैग सिर्फ इस एरिया पे होगा, सिर्फ यहाँ पे, बट फ्रिक्शन ड्रैग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. तो इन दिस केस फ्रिक्शन ड्रैग विल बी मच मच हायर देन द प्रेशर ड्रैग. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. ओके, अब चलते हैं. अगर बॉडी इंक्लाइंड है 90 डिग्री और 0 डिग्री का केस तो हम समझ गए. अब आते हैं हम लोग, अगर बॉडी इंक्लाइंड रखा गया है कोई भी फ्लूइड की पाथ में तो क्या होगा? तो बॉडी मान लेते हैं कि इंक्लाइंड, ऐसे इंक्लाइंड है और अगेन फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है. तो होगा क्या? यहाँ पे दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, एक शियर कंपोनेंट और एक नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, और इन दोनों से मिलके बनेगा अब क्या? अब इस केस में, इंक्लाइन के केस में, यहाँ पे दो फोर्स जनरेट होगा. एक तो ड्रैग फोर्स और एक लिफ्ट फोर्स, जो कि एयरप्लेन वगैरह में यूज किया जाता है. गाइड वेंस आपने देखा होगा, जो विंग्स होता है वो इंक्लाइन रखा जाता है ताकि जब यहाँ से प्रेशर जनरेट हो तो लिफ्ट फोर्स जनरेट हो. तो जब लिफ्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा. बट टू लिफ्ट फोर्स टू एक्ट, इट इज मैंडेटरी कंडीशन दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? पैरेलल का केस हो जाएगा. दैट मीन्स प्रेशर ड्रैग वेरी लेस एंड फ्रिक्शन ड्रैग वेरी हाई. इफ इट इज एट 90 डिग्री देन प्रेशर ड्रैग इज वेरी हाई एंड फ्रिक्शनल ड्रैग इज वेरी लेस. अब अगर इंक्लाइंड है तो इसमें फ्रिक्शन और लिफ्ट दोनों ही जनरेट होगा. अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ ब्लफ बॉडी एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसको बोलते हैं? वही जो हमने बात की पैरेलल ऑब्जेक्ट की. पैरेलल ऑब्जेक्ट का नाम है स्ट्रीमलाइंड. और ब्लफ बॉडी किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ब्लफ बॉडी. ठीक, तो परपेंडिकुलर अगर ओरिएंटेड है उसको हम ब्लफ बॉडी बोलते हैं, और स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको बोलते हैं?
दूसरा क्या डेफिनेशन है कि इस केस में अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो इस केस में जो सेपरेशन होगा वो ट्रेलिंग एज पे होगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ से हमारा फ्लूइड आगे जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, वो ट्रेल एंड पे होगा, और इस केस में सेपरेशन जल्दी हो जाता है, दैट मीन्स एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो ये दो बेसिक डिफरेंस भी है। तो इस केस में क्या पूछा गया है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी के कंपैरिजन में ब्लब बॉडी में क्या होता है। ब्लब बॉडी का मतलब ये बॉडी, तो आपने अभी मैंने अभी बताया प्रेशर ड्रैग बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग, क्योंकि इस केस में प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होगा। अगर यही पूछता है स्ट्रीमलाइन बॉडी में तो फ्रिक्शन ड्रैग इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू प्रेशर ड्रैग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स कब जनरेट होता है? कोई भी बॉडी जब सबमर्ज हो, मान लेते हैं ये फ्लूइड है, इसके अंदर ये बॉडी सबमर्ज्ड है और ये लिक्विड से फिल्ड है, लिक्विड या फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसकी वॉल्यूम की वजह से जितना भी वेट ऑफ वाटर अपनी जगह से यहाँ से चला गया, क्योंकि पहले तो ये स्पेस वाटर से या लिक्विड से फिल्ड था। नाउ व्हेन दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इनटू पोजीशन, नाउ व्हाट हैपन, दिस वाटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज व्हाट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना भी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, उतनी ही यहाँ पे बायोएंसी फोर्स जनरेट होगी, उतनी ही अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये वेट ऑफ बॉडी के बराबर होता है तो बॉडी वहाँ पे स्टेबल हो जाता है, सिंक करना बंद हो जाता है। अगर बॉडी इज स्टिल हैवियर देन दी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड तो बॉडी सिंक होता रहेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो ये पूछा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोएंट फोर्स किसके, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। मान लीजिए इतना वाटर डिस्प्लेस किया, उसका जो CG होगा उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन। ये कह रहा है सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट is an imaginary line drawn through a flowing fluid in such a way that the tangent at its any point give the direction of velocity। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। सो स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, राइट। पाथ लाइन क्या होता है? पाथ लाइन, अगर हम एक पार्टिकल को ट्रेस करें और जो जो पाथ फॉलो करेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, अब जो ये लाइन ज्वाइन बन रहा है ये, इसको बोलते हैं पाथ लाइन। तो पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पाथ लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा। अगर ये टैंक है, यहाँ से हम एक इंक इंजेक्ट करना शुरू करें तो आपको एक कलर दिखाई देगा, कलर हर एक पार्टिकल के साथ अटैच होता जाएगा। तो जो कंबाइंड अगर पार्टिकल की बात करें कि कौन सा पाथ फ्लो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए, तो वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द फ्राउड नंबर ऑफ एन हाइड्रोलिक जंप इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज 4.2, दिस इज आल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन द टाइप ऑफ जंप, तो जंप के लिए देखिए मैं आपको सभी के लिए बताता हूँ। सबसे पहला होता है अनड्यूलर जंप। तो 1 से लेके अगर 1.7 तक अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू हो then it is called undular jump. The very first type of jump is 1 to 1.7 Froude number FR की value, तो it is called undular jump. उसके बाद आता है weak jump 1.7 to 2.5, 1.7 to 2.5 अगर है Froude number की वैल्यू तो weak jump कहलाता है, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है oscillating jump 2.5 to 4.5 oscillating jump, then steady jump 4.5 to 9, and if it is greater than 9 then it is called strong jump। तो फ्राउड नंबर की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 1.7 अनड्यूलर जंप, 1.7 to 2.5 वीक जंप, 2.5 to 4.5 ऑसिलेटिंग जंप, 4.5 to 9 स्टीडी जंप, एंड ग्रेटर देन 9 स्ट्रॉन्ग जंप। सो दिस इज द फ्राउड नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जंप इट इज फॉर्मिंग। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा फ्राउड नंबर किस किस का रेशियो होता है ये भी पूछते हैं, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू। प्रेशर फोर्स देखिए ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर फोर्स की वैल्यू, प्रेशर फोर्स का एक और दूसरा नाम है। हम एक एक करके सभी डायमेंशनलेस नंबर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर से। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर
रेनॉल्ड्स नंबर किस किस का रेशियो होता है वो जानिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वी डी बाई न्यू, ठीक। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। दूसरा होता है फ्राउड नंबर, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, फार्मूला इज वी अंडर रूट वी डिवाइड बाई अंडर रूट जी एफ, ठीक है। फ्राउड नंबर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। तीसरा है वेबर नंबर। वेबर नंबर, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू surface tension force, and it is equal to rho v square L divided by sigma. Sigma is the surface tension here. Next is match number. Match number का भी बहुत बार पूछते हैं। Match number is the inertia force upon compressibility. And the last one is Euler's number. और इसका दूसरा नाम है प्रेशर कोफिशिएंट, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनर्शिया, इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बाकी में इनर्शिया ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और इस केस में इनर्शिया डिनोमिनेटर में, तो P अपॉन आई, प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो डेल्टा P चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाई रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, फ्राउड्स नंबर इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, मैच नंबर इज द इनर्शिया फोर्स टू कंप्रेसिबिलिटी, इलर्स नंबर और प्रेशर कोएफिशिएंट इज द प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स। तो रेशियो कई बार एग्जाम में पूछते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। देखिए टरबाइन दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक होता है रिएक्शन टरबाइन और दूसरा होता है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का कॉमन एग्जांपल क्या है, दोनों में अंतर क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में फर्क क्या होता है कि इम्पल्स टरबाइन के ये इसके अगर गाइड वेन्स हैं, देखिए ये अगर गाइड वेन्स हैं, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये ब्लेड्स लगे हुए, तो इसके ऊपर जो वाटर स्ट्राइक करेगा, वाटर जो ऐसे स्ट्राइक करेगा, वो टोटल के टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा। टोटल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन में टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, और रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होंगे। तो ये सबसे मेजर फर्क है। इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ नोजल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू स्ट्राइक किया जाता है रनर को, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करके हम रनर को रोटेट कर सके। बट इन रिएक्शन टरबाइन काइनेटिक एनर्जी तो होता ही है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का समेशन होता है किसमें, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस, कैपलान, ये सब आते हैं जनरली किसमें, और रिएक्शन टरबाइन का हम समझ गए, और इम्पल्स टरबाइन का कॉमन एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यही पूछा टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन कब बोलते हैं, जब वाटर पजेस काइनेटिक प्लस प्रेशर, और सिर्फ काइनेटिक अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये हो गया हमारा इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन। नेक्स्ट इज हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम जानते हैं कि फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है। तो ये आप याद रखिए कि क्योंकि कई बार पूछते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज कि मल्टी स्टेज किसको बोलते हैं, कि पंप हमारा जब या तो सीरीज में या फिर पैरेलली कनेक्टेड है। तो एक पंप मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरा पंप यहाँ पे है, तीसरा पंप यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन हम कब यूज करेंगे, जब हमें
हेड ज़्यादा चाहिए, व्हेन वी रिक्वायर हेड। अगर हमें एक पंप से डिस्चार्ज का हाइट मिल रहा है 5 मीटर, तो हम 3 से उसका 3 टाइम्स कर सकते हैं। तो वेन एवर वी रिक्वायर हाई हेड बट डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट, देन वी विल गो फॉर सीरीज कनेक्शन। अगर मुझे डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर ये पाइपलाइन है हमारे पास, तो मैं इसमें एक एक यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक यहाँ पे, एक पंप मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये 2 पंप हो गए। तो अब इसका, और ये मेन पाइप यहाँ से जा रहा है, तो ये पहले इसका Q1 डिस्चार्ज था, यहाँ पे आके Q2 डिस्चार्ज यहाँ से मिला, तो टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो टोटल डिस्चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया, डबल हो गया। तो अगर हमें ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे, अगर हमें ज़्यादा हेड चाहिए तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हाई हेड मल्टी स्टेज पंप है तो उसके लिए वर्किंग हेड कितना होना चाहिए। तो मैं आपको सभी के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जानते हैं लो के लिए। तो लो के लिए देखिए लो लिफ्ट के लिए कितना होता है, लो लिफ्ट के लिए होता है हेड इज लेस देन इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15 मीटर। दूसरा होता है मीडियम, मीडियम लिफ्ट के लिए, मीडियम लिफ्ट के लिए कितना होता है, हेड इज लेस देन इक्वल टू 40 मीटर। और हाई के लिए हेड इज ग्रेटर देन, हेड इज ग्रेटर देन 40 मीटर। सब तीनों हेड के लिए याद रखिए। लो किसको, लो हेड टरबाइन किसको बोलेंगे, लो हेड पंप किसको बोलेंगे, जब हेड की वैल्यू 15 से कम हो या 15 हो, लेस देन 40 हो तो मीडियम, और अगर ग्रेटर देन 40 है तो हाई हेड बोलेंगे उसको। तब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि हाई लिफ्ट, तो हाई लिफ्ट के लिए ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 50 वाला पहला क्वेश्चन, 15 वाला पहला ऑप्शन है, ये हो गया हमारा लो के लिए। और लेस देन 40 के लिए कोई ऑप्शन नहीं, तो वो मीडियम हेड के लिए, ठीक है, तो ये लो के लिए। नेक्स्ट इज v1 is the velocity of jet inlet, tangential velocity of wind, u is the tangential velocity, v is the velocity of jet at inlet, तो इसे v1 से डिनोट करते हैं। फॉर द मैक्सिमम efficiency of Pelton wheel condition is u upon v1 is equal to 0.5। वैसे क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था फाइनल आंसर की में, बट फिर भी आप जान लें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो 0.5 जब होता है, उस समय में मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है पेल्टन व्हील के टरबाइन में। बट इसके साथ और भी फैक्टर्स होते हैं जुड़े हुए, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज 65%, इट्स मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%, देन इट्स हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। टरबाइन के केस में हम जानते हैं कि 3 प्रकार की एफिशिएंसी होता है। पहला, देखिए पहला, तीनों एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। 3 एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड। तो वॉल्यूमेट्रिक किसको बोलेंगे कि जितना पानी हम दे रहे हैं रनर को, स्ट्राइक जितना कर रहा है उसमें, और एक्चुअल पानी हम जितना सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों में क्या रेशियो है, क्योंकि सारा पानी स्ट्राइक नहीं कर पाता रनर को, कुछ पानी लॉस होता है, इसको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। दूसरा होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोलिक इफिशियंसी पूछा गया। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट इनलेट। तो पावर का क्या रेशियो है, दैट मीन्स रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, तीनों का मल्टीपल होता है। बस इसमें हमें क्या करना है, ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है, तो बस यहाँ पे अपने को 65 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है हाइड्रोलिक की। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 81.25 आ जाएगी, सिंपल। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम अराउंड 80% टोटल पावर इज जनरेटेड यूजिंग। देखिए सरदार सरोवर डैम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है इस पार्ट में। टोटल पावर जनरेशन होता है 1450 मेगावाट। टोटल पावर जनरेशन की वैल्यू है 14,1450 मेगावाट की टोटल पावर जनरेशन होती है, ठीक है। आउट ऑफ दैट 1200 मेगावाट की जो पावर जनरेशन है वो बेड पे होती है। बेड पे मीन्स रिवर बेड पे,
और इसके लिए लगाए गए हैं 6 फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, इसके लिए लगाए गए हैं 6 फ्रांसिस टरबाइन, ईच हैविंग 200 मेगावाट कैपेसिटी। तो अब याद रखिए 1450 में से 1200 मेगावाट 6 फ्रांसिस टरबाइन से जनरेट होता है, जो कि मेन बेड पे लगाया गया है रिवर के, जो पावर हाउस है वहाँ पे। और बाकी का रिमेनिंग 250 सरफेस कैनाल पे जनरेट होता है, सरफेस कैनाल से जनरेट होता है, जो कि कहाँ पर लगा हुआ है, हेड रेगुलेटर पे लगा हुआ है, और ईच हैविंग 50 मेगावाट कैपेसिटी। ठीक है, तो आप याद रखिए कि टोटल 1450 मेगावाट में से 6 फ्रांसिस टरबाइन है जो कि 1200 मेगावाट जनरेट करता है, और बाकी का रिमेनिंग 250 हेड रेगुलेटर पे कैपलान टरबाइन की, कैपलान से जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन से हो गया 1200 मेगावाट और कैपलान से हो गया 250 मेगावाट। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 80%, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, सो दिस इज जनरेटेड बाई फ्रांसिस टरबाइन। कैपलान टरबाइन से एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है अगर आपसे, तो आप यू कैन आंसर नाउ। आगे चलते हैं। स्मिथ टेस्ट ऑफ स्टोन इज परफॉर्म टू फाइंड आउट। ये देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्टोन के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। उसमें एक टेस्ट होता है स्मिथ टेस्ट। तो स्मिथ टेस्ट में क्या करते हैं, हम स्टोन के चिप्स को हम वाटर में इंसर्ट करते हैं और फिर हम वाटर को एब्जॉर्व करते हैं कि वाटर कितना डर्टी हुआ। तो बेसिकली हम क्या मेजर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अर्थी सब्सटेंस, कि अर्थ का सब्सटेंस, अर्थ का कंटेंट कितना है उसके अंदर, अर्दी सब्सटेंस कितना है। तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर। सोल्यूबल मैटर इस केस में क्या होता है, अर्थ। तो स्टोन में अर्थ का कितना अमाउंट है, क्योंकि अर्थ जितना अमाउंट ज़्यादा रहेगा, सोल्यूबल मैटर का अमाउंट जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही उस रॉक की या स्टोन की क्वालिटी इन्फीरियर होगी। तो इसलिए स्मिथ टेस्ट हम क्या फाइंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अर्दी सब्सटेंस भी आ सकता है ऑप्शन में, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर भी आ सकता है ऑप्शन में, तो कोई भी आए आपको याद रखना है कि अर्दी सब्सटेंस का प्रेजेंस पता करते हैं। नेक्स्ट है, इन स्टोन मेसनरी स्टोन आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। देखिए हम जानते हैं कि स्टोन जब भी हम प्लेस करते हैं स्टोन मशीनरी में, तो स्टोन के टुकड़े टुकड़े ऐसे हम प्लेस करते हैं। अब स्टोन जो होता है इंडिविजुअल बेडिंग प्लेन, उसका ऐसे ऐसे बेडिंग प्लेन होता है, मतलब जैसे वो प्लेन से बना है, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज बोलते हैं, जिसके अबाउट हम इस स्टोन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमेशा ही लोड अप्लाई करेंगे इस बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, ताकि ये मैक्सिमम लोड ले सके। अगर हम लोड पर पैरेलल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा इजीली। इसीलिए हम क्लीवेज को पहले पता करते हैं स्टोन के अंदर कि क्लीवेज का प्लेन कौन सा है। क्लीवेज प्लेन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, इसको स्प्लिट करने के लिए। और जब एक्चुअल लोडिंग अप्लाई करना होता है तो हम इसके नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं 90 डिग्री पे, इसलिए नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैन कैरी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सेलरेटर एक्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एक्सेलरेटर के लिए काम में नहीं आता है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड हम जानते हैं कि एक्सेलरेटर है, सोडियम क्लोराइड एक्सेलरेटर है, Na2SO4 अगेन सोडियम सल्फेट, ये एक्सेलरेटर है, तीनों ही तो एक्सेलरेटर है। ये क्या है, जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट क्या है, जिप्सम है। और सीमेंट में हम जिप्सम किस लिए मिलाते हैं, सेटिंग टाइम को रिटार्ड करने के लिए। तो ये क्या है, रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का काम। तो जिप्सम हम यूज़ करते हैं रिटार्डर के लिए। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको ऐड करते हैं जनरली 3 to 4%, ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट मिलता है वो प्रोवाइड कर सके। तो जिप्सम हो गया इसमें, इसलिए आपका इसका नेम भी पता होना चाहिए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको सभी क्लास का बताता हूँ। फर्स्ट क्लास के लिए आप याद रखिए, फर्स्ट क्लास के लिए जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 10 न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल फर्स्ट क्लास के लिए। ये है सेकेंड क्लास के लिए और ये है थर्ड क्लास के लिए। ठीक, तो तीनों क्लास का आप याद रखिए। फर्स्ट क्लास के लिए 10 मेगा पास्कल, सेकेंड क्लास के लिए 7.5 मेगा पास्कल एंड थर्ड क्लास के लिए 5 न्यूटन पर मेगा पास्कल। इट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर द ब्रिक। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक और चीज़ जो इसमें पूछता है वो कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड ब्रिक। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। उस केस में आप याद रखिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 3.5 मेगा पास्कल, राइट। सो रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो।
3.5 मेगा पास्कल। जब आपको क्लास नहीं दिया हो, जब पूछे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर अ गुड ब्रिक, तो उस कंडीशन में आपको 3.5 मेगा पास्कल आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें क्या पूछते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। तो फर्स्ट क्लास के लिए याद रखिए 20%, सेकेंड क्लास के लिए 22% एंड थर्ड क्लास के लिए 25%। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। फर्स्ट क्लास के लिए 20%, सेकेंड क्लास के लिए 22%, थर्ड क्लास के लिए 25%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया, और ये वैल्यू आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक शुड बी 3.5 मेगा पास्कल। सिमिलरली पूछते हैं स्टोन के लिए भी कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन, गुड बिल्डिंग स्टोन, तो 100 मेगा पास्कल। ठीक, तो आपको स्टोन का भी याद रखना है 100 मेगा पास्कल, और ब्रिक के लिए 3.5 मेगा पास्कल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरेटेड कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ। एरेटेड कंक्रीट हम जानते हैं, उसमें हम एडिशनल एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट काफ़ी लाइट वेट बन जाता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, और जनरली जो एरेटेड कंक्रीट होता है इसमें 80% वॉल्यूम एयर होता है। 80% वॉल्यूम हम एयर बना देते हैं इसमें। दैट मीन्स कि 80% वॉल्यूम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एयर। 80% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एयर। अच्छा, दूसरा क्या इसमें जानने की जरूरत है आपको कि हाई साउंड होता है, ये साउंडनेस इसकी बहुत हाई होती है। दूसरा कि थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही अच्छी होती है, कि आपको कहीं पे थर्मल इंसुलेटेड स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे आप ये एरेटेड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा लाइट वेट होता है, मैंने बता ही दिया। एल्यूमिनियम पाउडर इसके लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर किसके लिए, एक्सपेंशनर के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। दैट मीन्स इसमें बबल्स बनाने के लिए, जो एयर उसमें जो स्पेस या बबल्स बनेगा, एयर बबल्स, जिसकी वजह से एयर उसमें प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर क्या करता है, जो CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और को हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करता है। हाइड्रोजन आयन जो स्पेस लेता है, लास्ट में वो खाली स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पाउडर जनरली हम एक्सपेंशनर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। एक और चीज़ में याद रखिए कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, 2 to 6 मेगा पास्कल ही होती है सिर्फ। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 to 6 मेगा पास्कल। बट इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, साउंड इंसुलेशन है, लाइट वेट है, और इसकी एक और जगह पे यूज़ है, कहाँ पे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन जहाँ पे ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर बहुत ही कोल्ड एरिया में हम यूज़ कर रहे हैं और हमें हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे। बट जहाँ भी स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम यूज़ तभी करेंगे जब हमें साउंड इंसुलेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर लाइट वेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ की इज नॉट अ मेजर कंसर्न, देन यू विल यूज़ फॉर एरेटेड कंक्रीट। विच आर द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द मिक्सिंग वाटर। मिक्सिंग वाटर के लिए जानते हैं हम लोग, वाटर इस तरह का होना चाहिए कि वो सीमेंट या कंक्रीट के साथ रिएक्ट ना करे, ताकि हमारा जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट का वो रिड्यूस ना हो जाए। तो सबसे पहला जो क्लॉज आता है कि pH शुड नॉट बी लेस देन 6। pH शुड नॉट बी less than 6, that means it should be greater than 6. So this thing you have to first remember, as far as 4 5 6 pH वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा कि इसमें कई सारे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे वाटर में होने की वजह से कंक्रीट में वो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड। तो कई बार इसकी वैल्यूज भी पूछता है, तो आप IS 456 में जाइए और सभी वैल्यूज को एक बार रट लीजिए। सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कि जिंक का, मैग्नीशियम का, टिन का, कॉपर का, लेड का, इस सब के जो सॉल्ट्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं स्ट्रेंथ को, अगर पानी में है तो। सिमिलरली है कि अगर एसिड या एल्कलीज है तो वो भी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। शुगर है वो भी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। आइल है, एल्गी है, ये सब स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। तो ये सब हम चेक करते हैं पहले कि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि अल्टीमेटली कंक्रीट का स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसमें सब में जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, जो स्ट्रेंथ को डिटेरिएट करता है, वो है लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अमॉन्ग ऑल द impurities in the water. Total number of test strength sample required to contribute to the acceptable record of calculation of standard deviation. तो किसी भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कैलकुलेट करना है, कि मान लीजिए मेरे पास 100, मुझे टेस्ट करना है 100 क्यूब का, तो हर एक का अलग अलग स्ट्रेंथ आएगा। मान लीजिए मैंने M20 डिजाइन किया, तो किसी का 20, किसी का 19, किसी का 18, किसी का 21, किसी का 23, इस तरह से वैल्यूज आता है। तो एवरेज वैल्यू से डेविएट कितना हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ की वेरिएशन कितनी है, उस स्प्रेड को फाइंड करने के लिए
स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट किया जाता है। तो मिनिमम क्यूब कितने कास्ट होनी चाहिए, तो ये डायरेक्टली आपको आईएस कोड में गिवन है, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली रेफर टू आईएस कोड, और आईएस कोड की क्लॉज नंबर है 9.2.4.1। आईएस 456 के क्लॉज नंबर इस पे जाइएगा, इसमें क्लियरली गिवन है कि देयर मस्ट बी 30 सैंपल। ठीक है, तो 30 सैंपल वहाँ पे क्लियरली गिवन है, तो इसके लिए आपको एडिशनली कहीं भी और प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्टली आईएस पोर्टल वैल्यू, आईएस कोड की वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है, इसलिए आईएस कोड की हर एक क्लॉज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। कॉन्क्रीट मिक्स प्रपोर्शनिंग गाइडलाइंस इज गिवन बाय, देखिए कोड की वैल्यू भी आजकल पूछी जा रही है, तो कोड का नंबर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। 456 हम जानते हैं कॉन्क्रीट के लिए है, 800 हमारा स्टील के लिए है। तो देखिए यहाँ पे 800 तो हमारा स्टील के लिए हो गया, ये हो गया हमारा कंक्रीट के लिए। अच्छा, 875 किसके लिए है, लोड के लिए। पार्ट 1 में डेड लोड, पार्ट 2 में लाइव लोड, पार्ट 3 में विंड लोड, पार्ट 4 में स्नो लोड, और पार्ट 5 में लोड कॉम्बिनेशन। और ये 10-262 जो है इसका 2019 का भी कोड है लेटेस्टली, 2019 में भी रिवाइज हुआ। ये है मिक्स के लिए, मिक्स कंक्रीट मिक्स, कि मिक्स कैसे बनाया जाए, क्या प्रपोर्शन रखा जाए, तो ये लेटेस्ट कोड है 2019 का, 10-262। इसके अलावा मैं और भी कुछ कोड का नाम बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 13920 डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, 1893 अर्थक्वेक के लिए, इस तरह से और भी याद है कर लीजिए आप लोग। 1200 होता है बिलिंग के लिए, बिलिंग के लिए। इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं जो इंपॉर्टेंट कोर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो आप याद करके रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड मटेरियल टू दैट ऑफ सेम मटेरियल व्हेन ड्राई, तो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में उसका स्ट्रेंथ डिवाइड बाय जब वो ड्राई है उस कंडीशन में उसका स्ट्रेंथ, वो क्या कहते हैं, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट है एयर इंट्रेंड पोर्टलैंड सीमेंट। एयर इंट्रेंड पोर्टलैंड सीमेंट का मीन्स क्या होता है कि ये एक एडमिक्सचर होता है, एयर इंट्रेनमेंट एडमिक्सचर। इट इज अ टाइप ऑफ एडमिक्सचर, जनरली 4 टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, एक्सलरेटर, रिटार्डर, एयर इंट्रेनर और वाटर रिड्यूसर। एक्सलरेटर क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। रिटार्डर क्या करता है, सेटिंग टाइम को, अगर हम दूसरे तरीके से देखें, रिटार्डर मीन्स सेटिंग टाइम की बढ़ाता है। जो 30 मिनट सेटिंग टाइम था, अगर रिटार्डर यूज कर रहे हैं तो वो 40 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। आप दूसरे तरीके से देखें, अगर उसको टाइम वाइज देखें तो सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है रिटार्डर। एक्सलरेटर मीन्स हाइड्रेशन के स्पीड को बढ़ाता है, मतलब सेटिंग टाइम को घटाता है, तो हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, सेटिंग टाइम को घटाएगा। एयर इंटरनेट क्या करता है कि एयर कंटेंट, एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करता है कंक्रीट के अंदर टू गेन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली होता है वाटर रिड्यूसर, क्या करता है कि हम पहले ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं वर्केबिलिटी के लिए, बाद में उस वाटर को रिड्यूस करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वाटर रिड्यूसर। जैसे कि हमारा प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर है। एयर इंटरनेट का काम कब है कि हम कब चाहते हैं कि एयर हो, स्पेशली फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन जब हो। क्या होगा, मान लीजिए ये कॉन्क्रीट है, अगर इसको हम फुल्ली कॉम्पैक्टली इसको पैक कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि जब ये एक्सपेंड होगा तो इसके पास इन बिटवीन स्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। अगर हम बीच में स्पेस थोड़ा छोड़ दें तो क्या होगा, एक्सपेंड होने के लिए उसके पास जगह है, तो उस केस में क्या होगा, क्रैकिंग नहीं आएगा। तो खास करके ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रहा है, कॉन्क्रीट काफ़ी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस केस में अगर हम बबल्स छोड़ते हैं, एयर के बबल्स बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, तो स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा इससे, नो डाउट, बट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन की वजह से इसमें क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे। तो जब हमारे लिए फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो स्ट्रेंथ के मुकाबले, तो हम एयर इंट्रेनमेंट यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही बिलो हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सल्फेट अटैक को भी बचाता है, सल्फेट अटैक से बचाता है हमें। सल्फेट अटैक हम जानते हैं किस पे होता है, सल्फेट जो अटैक होता है वो जो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस ये सल्फेट SO4 इस पे अटैक करता है। ठीक है, इस पे अटैक करता है, तो सल्फेट अटैक से भी हमें बचाता है। तीसरा इसका फायदा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज एंड क्रैक, क्योंकि श्रिंकेज और क्रैक किसकी वजह से होता है, श्रिंकेज होता है श्रिंक की वजह से, वाटर जो हमने ऐड किया बाद में वो इवेपोरेट होता है, तो जो खाली स्पेस बचता है उसकी वजह से श्रिंक होता है, क्योंकि वॉल्यूम रिडक्शन होता है। और उसकी वजह से जो क्रैक फॉर्म होता है, इन दोनों को हमें बचाता है, क्योंकि श्रिंकेज कम होगा क्योंकि खाली स्पेस है, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी हमने स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, तो एक्सपेंड होने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसके पास जगह है ऑलरेडी। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है एयर इंट्रेंड कॉन्क्रीट के लिए, सीमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक आर कॉल्ड। देखिए सॉइल मेनली जो डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है,
वो होता है हमारा जो जनरल सॉइल होता है वो तो क्ले। बाकी सैंड या फिर आपका ग्रेवल हो गया, ये सब कैसे फॉर्म होता है, ये सब डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होता है। बट केमिकल कंपोजिशन जो केमिकली फॉर्म होता है या डिकम्पोजिशन केमिकली, वो होता है हमारा क्ले। अब देखिए एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होता है, रिवर के द्वारा। रिवर के बैंक्स पे जो आपको दिखते होंगे सॉइल्स साइड बाय साइड बैंक, दोनों बैंक में, वो होता है एलुवियल सॉइल। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, तो ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि जो रिवर के साइड्स होते हैं उसमें जो लैंड एरिया होता है वहाँ पे बहुत उपजाऊ जगह होता है। सिमिलरली डेजर्ट सॉइल क्या होता है, डेजर्ट सॉइल सैंड का, यूनिफॉर्म सैंड से बना होता है। यूनिफॉर्म सैंड दैट मीन्स सेम साइज के होते हैं सैंड के पार्टिकल्स। ठीक। ब्लैक कॉटन सॉइल हम जानते हैं क्ले का एक वैरायटी है, जिसमें मोनिनोलाइट नाम का क्ले मिनरल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होता है। ठीक है, और ये कॉटन के लिए बहुत ही यूजफुल है। बाकी ये किसी भी काम का नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव सॉइल इसको बोलते हैं, क्योंकि इस पे ना हम बिल्डिंग बना सकते हैं, ना कोई भी स्ट्रक्चर हम सही से नहीं बना सकते। बट ये कॉटन उगाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि ये वाटर को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और जब ड्राई होगा तो ये क्रैक भी आपको दिखेगा। तो और बातें हैं लिटरेटिक सॉइल। लिटरेटिक सॉइल क्या होता है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें सिलिका की अमाउंट बहुत ही कम होती है, सिलिका अमाउंट बहुत ही कम होती है। तो और ये फिजिकल डिकम्पोजिशन से बनता है, मतलब ये केमिकल डिकम्पोजिशन से बनता है। डिकम्पोजिशन कौन सा, केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, बट फिर भी आपको जानने की जरूरत है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट दैट मीन्स एक ऐसा डिपॉजिट जो डिपॉजिट हो के बना है। तो ये जनरली लेक ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, उससे बनता है हमारा वार्प्ड क्ले। इसमें क्या होता है कि जब ये फ्रीज हो रहा होता है उस समय एक डिपॉजिट बनता है, फिर जब ये मेल्ट हो रहा होता है उस समय एक डिपॉजिट बनता है, और उससे डिपॉजिट होकर जो क्ले बनता है उसे कहते हैं वार्प्ड क्ले। ठीक है, वार्प्ड क्ले। एक्सपेंसिव क्ले के बारे में डिस्कस कर लिया। ब्लैक कॉटन सॉइल आता है इसके अंदर। कैल्शियस क्ले का होता है ऐसा क्ले जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो, CaO की मात्रा बहुत ज्यादा हो। इन सॉइल वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोर देन 100%। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम मतलब 100% से ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए एयर कंटेंट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो देखिए टोटल वॉल्यूम जितना भी है उससे ज़्यादा तो ये कभी भी नहीं हो सकता वॉल्यूम ऑफ वाइड्स से। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मान लीजिए कि 100 mm³ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 ही हो सकता है, 100 mm³, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये इसकी परसेंटेज मैक्सिमम 100% ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटर कंटेंट पे। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 1 kg सॉइल है, हम इसमें 5 kg सॉइल मिला देंगे तो वाटर कंटेंट एक वैल्यू देगा। 50 kg सॉइल वाटर मिला देंगे तो एक वाटर कंटेंट और बढ़ जाएगा। 500 kg मिला देंगे तो और बढ़ता जाएगा। सो दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। सो इट इज कम इंडिपेंडेंट ऑफ द वन अनदर। सो वेट ऑफ सॉलिड इंडिपेंडेंट है और वेट ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट है। सो वेट हम कितना भी मिला सकते हैं इसमें वाटर का, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कोई रिलेटेड नहीं है। तो इस केस में ये रेशियो कितना भी हो सकता है। वी कैन ऑल्सो से दैट 4% वाटर कंटेंट, 400%, 500%, and it may be also 5% also. So it is, these two are independent since its ratio can be any values. वाइड रेशियो पे आते हैं। वाइड रेशियो क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का रिलेशन किसके साथ, टोटल वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो देखिए अगेन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और टोटल वॉल्यूम का भी कोई रिलेशन है। आप पार्टिकल को अगर बहुत दूर दूर रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर पार्टिकल को हम बहुत सेपरेट कर देंगे,
अलग अलग पार्टिकल रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ गया। टोटल वॉल्यूम इज स्टिल सेम बट वॉल्यूम ऑफ वाइट्स नाउ हैज बीन इंक्रीज्ड। कैसा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए अगर पार्टिकल मान लीजिए हम ऐसे ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देंगे, मतलब सॉइल को हम स्प्रेड कर देंगे, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ गया। तो वाइट्स जितने भी हम सॉइल को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इनके बीच का स्पेसिंग बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इंडिपेंडेंट थिंग टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मटेरियल। तो जितना स्प्रेड करेंगे हम सॉइल को वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ता जाएगा। हम एक पार्टिकल को इंडिया के चारों कोने में हर एक पार्टिकल को रख दें तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट करके रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एकदम डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज ऑल्सो not dependent upon the volume of solid. So volume of whites upon volume of solid is independent. So white ratio is also a independent content. Next is porosity. Porosity white ratio का दूसरा अल्टरनेटिव है, बट पोरोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 100%, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम, उसमें याद रखिएगा वाइट रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बट इन दिस केस इट इज टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगा। टोटल वॉल्यूम अगर हमने कह दिया तो इसमें टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ये खुद की वैल्यू इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तो इन दिस केस इट इज़ कंस्ट्रेंट टू 100%, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आ गया। तो याद रखिए दोनों में वाइड रेशियो और पोरोसिटी में न्यूमिनेटर दोनों में सेम ही होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, बट इन वाइड रेशियो डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड whereas in porosity the denominator is volume, total volume, right? So total volume cannot be greater than the wide ratio, greater than the volume of wides. तो इस केस में आप यही याद रखिए कि पोरोसिटी जो है वो कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वाइड रेशियो कैन बी एनी वैल्यू टू इनफाइनिट। एयर कंटेंट अगेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100% एंड इट कैन बी एनी वैल्यूज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें से आंसर आ गया 2 and 3, तो 2 and 3 ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी इतना एंड वाटर कंटेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बल्क डेंसिटी गिवन है दिस मच, वाटर कंटेंट गिवन है दिस मच, ड्राई डेंसिटी पूछा है तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे है। देखिए बल्क डेंसिटी हमें पता है कि गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी इज द ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट, एंड बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में पता है, गामा बी गिवन है, गामा डी पूछा है, बस तो इसको आपको यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.25 कर देना है। तो 20 डिवाइड बाई 1.25 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 1.25 से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ सॉइल मास इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देन द पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो। देखिए मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था दोनों का, बस आपको यही कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करना है। आते हैं हम कंसेप्ट पे। क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बोला है यहाँ पे, वी की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। नाउ इट हैज बीन आस्क्ड पोरोसिटी, तो पोरोसिटी की वैल्यू तो हमने देखा था पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, एंड वाइड रेशियो हमने देखा था E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस केस में देखिए क्या कह रहा है कि कितना हो जाएगा। अब इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों इक्वल कर दिए गए, तो ये तो पता है आपको कि ये 1 हो जाएगा क्योंकि इक्वल हो गया, ठीक है। तो वाइड रेशियो तो हमें 1 मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल वॉल्यूम किससे बनता है, हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस केस में इसको आप एक्सपेंड कर दी चाहे तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये बोल रहा है कि दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है। तो बस इसको हमें यस, तो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है हमारा,
टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कह रहा है कि यहाँ पे सेम है, मतलब तो ये हो गया 2 के बराबर। तो 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको कट कर दीजिए 1/2, 1/2 हो गया हमारा 0.5। ठीक है, तो 0.5 हो गया हमारा पोरोसिटी और 1 हो गया हमारा वाइड रेशियो। चलिए आगे चलते हैं। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पिक्नोमीटर दोनों काम के लिए आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम फाइंड कर सकते हैं इससे और वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। पिक्नोमीटर इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। देखिए दोनों क्या होता है कि ये बॉटल है होता है, ये जो हमारा है पिक्नोमीटर एक बॉटल है, 900 ml का इसकी कैपेसिटी होती है, 900 ml। इसमें हम क्या करते हैं, 4 वेट लेते हैं, W1, W2, W3 एंड W4। W1 क्या होता है, एम्प्टी वेट, खाली बॉटल का वेट। W2 में बॉटल प्लस सॉइल का वेट, बॉटल प्लस सॉइल का वेट, बॉटल प्लस सॉइल, ड्राई सॉइल का जो ओवन से निकाल के लाते हैं। तीसरे में क्या होता है, बॉटल प्लस सॉइल प्लस वाटर, ये वाटर मिक्स करते हैं उसके लिए। एंड लास्टली वाटर प्लस वाटर का ओनली वेट होता है। तो 4 वेट लेते हैं इसमें, इन चारों वेट को यूज करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं और वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं इससे। बट वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए कंडीशन ये होती है कि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें सॉइल का पता होना चाहिए पहले से, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला क्या है इसके फाइंड करने का। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो G इज इक्वल टू होता है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 इंटू नीचे में ही ब्रैकेट में W3 माइनस W4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने का। वेट मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सिमिलरली अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे हम वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो पिक्नोमीटर दोनों ही काम में आता है, वाटर कंटेंट के लिए भी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की वेट बताता है या हैवीनेस बताता है वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए 1 होती है। किसी भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, दैट मीन्स दैट मटेरियल इज 3 टाइम्स हैवियर देन द वाटर। किसी का अगर 0.8 है, दैट मीन्स 0.8 टाइम्स ही है वाटर का, दैट मीन्स लाइटर देन वाटर। तो हाउ मच हैवियर देन वाटर, हाउ मच लाइटर देन वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। देखिए अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोर्स ग्रेन सॉइल को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसको सही से पता लगाने के लिए कि क्या नेचर का सॉइल है, हम 2 टर्म का यूज करते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या है, D60 बाई D10। डायमीटर, विच डायमीटर, एक ऐसा डायमीटर जिससे 60% पार्टिकल पास हो रहे हैं, D60 बाई D10। ठीक है, D10। और CC क्या होता है, D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, D10 को हम इफेक्टिव साइज भी कहते हैं, इफेक्टिव पार्टिकल साइज भी कहते हैं। ठीक, तो CC
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीसी की वैल्यू वेल ग्रेडेड के लिए 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर 1 से 3 के बीच में है तो वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगा। वेल ग्रेडेड मीन्स सभी पार्टिकल के साइज प्रेजेंट है, और पुअरली ग्रेडेड मीन्स सभी साइज प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है 1 mm के प्रेजेंट है, फिर 5 mm के प्रेजेंट है, फिर 10 mm के प्रेजेंट है, तो बीच में साइज मिसिंग है, उसे कहते हैं पुअरली ग्रेडेड। और सभी साइज प्रेजेंट है दैट मीन्स वेल ग्रेडेड। तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 के बीच में सीसी की वैल्यू होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए दो वैल्यू आपको याद रखनी है, ग्रेटर देन 4 एंड ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 फॉर सैंड एंड ग्रेटर देन 4 फॉर ग्रेवल। अगर है तो वेल ग्रेडेड कहलाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगा। अगर ये सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगा, और अगर ग्रेटर देन 4 है ग्रेवल के लिए तो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहलाएगा। और दूसरी, ये भी 1 से 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उनकी बिहेवियर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये दो पैरामीटर का यूज करते हैं। तो इस केस में क्या पूछा है? इस केस में पूछा है कि वेल ग्रेडेड सॉइल होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 1 to 3 फिक्स है। अगर इसी केस में पूछता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे दिया होता टाइप ऑफ सॉइल, या तो सैंड होता या फिर ग्रेबल होता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कर्वेचर सिर्फ और सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज होता है, तो सैंड या ग्रेबल ही होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर सिल्ट और क्ले। तो अगर यूनिफॉर्मिटी गिवन होता तो सैंड दिया होता, तो सैंड के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 से ग्रेटर होनी चाहिए वेल ग्रेडेड के लिए। अगर 6 से कम है तो पुअरली ग्रेडेड है। सिमिलरली फॉर ग्रेवल इट शुड बी ग्रेटर देन 4, अगर 4 से कम है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। चलिए आगे चलते हैं। If A is the maximum void ratio of a soil in lowest condition, B is the minimum void ratio in the densest condition, C is the void ratio in natural state, then the relative density. Relative density again एक another parameter है कोहेजनलेस सॉइल के लिए, उसकी डेंसिटी या फिर कॉम्पैक्टनेस को मेजर करने के लिए। कहीं पे एक जगह हमने कॉम्पैक्ट किया सॉइल को और दूसरी जगह कॉम्पैक्ट किया, दोनों में कितना रिलेशन है, मतलब क्या रिलेशन है एक जगह का सॉइल डेंसनेस को कंपेयर करने के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं, डेंसनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस या फिर रिलेटिव डेंसिटी जिसे कहते हैं वो फाइंड करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम, मान लीजिए मैक्सिमम डेंसिटी इसकी ये है, मैक्सिमम ई मैक्स की वैल्यू ये है और ई मीन की वैल्यू ये है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी इसका रेंज है ई मैक्स टू ई मीन का, करंटली हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस ये वैल्यू हमें क्या देगा कि करंटली वी आर एट व्हाट लेवल, हम सेंटर में हैं, मैक्स की तरफ हैं, मीन की तरफ हैं। याद रखिएगा ई मीन की वैल्यू मैक्सिमम होने की मतलब है, मिनिमम वाइड रेशियो का मतलब है डेंसिटी मैक्सिमम, मिनिमम वाइड रेशियो का मतलब है डेंसिटी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वाइड रेशियो होने का मतलब है कि डेंसिटी मिनिमम है। उल्टा होता है, याद रखिएगा। वाइड रेशियो मैक्सिमम मीन्स पार्टिकल्स दूर दूर सिचुएटेड है, तभी तो वाइड रेशियो ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में लूजेस्ट स्टेट हुआ ये, तो इस कंडीशन में डेंसिटी कम होगी, मिनिमम की कंडीशन में डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया हमारा, यही जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। चलिए आगे चलते हैं। द परमिबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड। तो देखिए परमिबिलिटी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस सॉइल की परमिबिलिटी किस रेंज में लाई करती है। परमिबिलिटी क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो वाटर है उसको वो किस रेट से डिलीवर कर सकता है, बाहर किस रेट से वो एक्सपेल कर सकता है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी के। अब ये रेट है जो सॉइल के अंदर वाटर है उसको बाहर एक्सपेल करने का। तो इस रेट को देख के मैं क्या पता लगेगा कि कौन सा सॉइल है? तो मैं आपको सभी सॉइल का जनरली एक बार रेट बता देता हूँ। ग्रेवल का रेट होता है जनरली 10 mm पर सेकेंड। ठीक है, ग्रेवल का होता है 10। सैंड का होता है 0.1 से लेके 0.1 से लेके 0.01 से लेके और 1 mm पर सेकेंड तक। ठीक है, 0.01 से लेके 0.1 mm तक। जितना बड़ा होगा सैंड का पार्टिकल, कोर्स सैंड है तो ज़्यादा होगा और फाइन सैंड है तो कम होगा, बट 0.01 से लेके 1 mm पर सेकेंड तक जो रेंज होता है वो सैंड का होता है। सिल्ट का होता है 10⁻⁻⁴ mm पर सेकेंड।
और क्ले का होता है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻8 mm/s तक का। ठीक है, तो एक बार आप सभी की वैल्यू को एक बार रिव्यू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इससे। 10⁻⁻4। सैंड के लिए जनरली हम 1 लेते हैं। नॉर्मली अगर कुछ भी आपको डेटा नहीं गिवन और चाहिए तो 1 mm/s आप इसकी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो सैंड के लिए, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ग्रेवल के लिए 10 के बराबर होता है, सिल्ट के लिए 10⁻⁻4, क्ले के लिए 10⁻⁻6 to -8। ये परमिएबिलिटी की वैल्यू है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द वाटर कंटेंट। देखिए, इंडेक्स के 4-5 इंडेक्स है, उनकी वैल्यूज और उनकी रेशियो किस किस से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसको बोलते हैं? ये हमारा सॉइल है ड्राई कंडीशन में, फुल्ली ओवन ड्राई कंडीशन में। जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे इसका स्टेट चेंज होता जाएगा। तो आईपी क्या होता है? अब इसके बीच में 3 लिमिट बनाते हैं हम। एक होता है लिक्विड लिमिट, एक होता है प्लास्टिक लिमिट, और एक होता है श्रिंकेज लिमिट। और इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे वर्टिकल पे, ये हो गया वाटर कंटेंट का एक्सिस और ये हो गया वॉल्यूम का एक्सिस। तो यहाँ पे चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। लिक्विड लिमिट के बाहर हमारा सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, इसके बाहर हमारा सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंदर प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंदर सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करता है, सेमी सॉलिड, और इसके अंदर सॉलिड की तरह बिहेव करता है। बट एक बात इसमें गौर कीजिएगा आप कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हमारा श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट। फ्रॉम जीरो ड्राई स्टेट टू श्रिंकेज लिमिट वाटर के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनिशियली अगर वाटर हम ऐड करते हैं तो वो वाटर जो वाइड्स है उसके अंदर उसको फिल करने में जाता है, इसलिए टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम। और इस मतलब इस कंडीशन पे क्या हो गया, सारा का सारा वाइड्स फिल हो गया। अब जो हम वाटर ऐड करेंगे वो ओवरऑल वॉल्यूम को बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ तक वाइड्स को फिल करने में वाटर यूज हुआ, अब इसके बाद सारे वाइड्स फिल हो गए। अब जो भी वाटर ऐड करोगे आप तो वो टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। क्या पूछा है? प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? WP और WL के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं IP। IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो वाटर परसेंटेज है उन दोनों के बीच का रेशियो डिफरेंस। बिलो विच सॉइल स्टॉप्स बिहेविंग एज प्लास्टिक मटेरियल। इसको आप जैसे भी बोल लीजिए, फार्मूला पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक लिमिट का मीनिंग पूछा है तो बिलो विच सॉइल स्टॉप्स बिहेविंग एज ए प्लास्टिक लिमिट, मतलब इसके नीचे प्लास्टिक मटेरियल नहीं बनता। प्लास्टिक मतलब क्या होता है? वी कैन माउल्ड इट। जो हम क्ले या किसी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो वो इसी स्टेट में हमें चाहिए। फिर ब्रिक बनाते हैं तो प्लास्टिक स्टेट। हम जानते हैं कि इसके नीचे आने पे क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट के अंदर आने पे ये सेमी सॉलिड बन जाता है। सिमिलरली प्लास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर लिखा होता, बिलो की जगह अबव लिखा होता तो क्या होता? लिक्विड। अबव यहाँ पे अगर लिखा होता तो लिक्विड। सिमिलरली आप अगर WP की बात करें तो लिक्विड लिमिट से ऊपर प्लास्टिक बिहेव करेगा एंड बिलो सेमी सॉलिड। सिमिलरली श्रिंकेज लिमिट के ऊपर सेमी सॉलिड, श्रिंकेज लिमिट के बिलो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। फ्लो इंडेक्स, अगेन फ्लो इंडेक्स देखिए, फ्लो इंडेक्स क्या होता है कि वाटर को हम ऐड जब कर रहे हैं सॉइल में तो किस रेट से सॉइल का स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, सीयर स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम पानी ऐड करेंगे सॉइल सीयर स्ट्रेंथ अपना लूज करेगा। तो इट इज द रेट ऑफ एट विच सॉइल मासेस लूजेस इट्स सीयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। इट इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मैं आपको सबका फॉर्मूला बता देता हूँ शुरू से। कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है एक, WL लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई IP। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई IP, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। तीसरा होता है फ्लो इंडेक्स, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। वाटर कंटेंट, डिफरेंस इन टू वाटर कंटेंट डिवाइड बाई log base 10 N2 डिवाइड बाई N1। और N2 और N1 क्या है? नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, कितने ब्लोज पे हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके लिए इस वाटर कंटेंट पे जो फ्लो होगा वो N1 कहलाएगा, जितने ब्लोज हमें चाहिए होगा, और W2 पे जो जितने ब्लोज चाहिए होगा वो N2 रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों की रेशियो क्या कहलाता है? फ्लो इंडेक्स। और चौथा होता है टफनेस इंडेक्स, IT। इट इज इक्वल टू IP अपॉन IF, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। तो ये 4
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। कई बार आपसे फार्मूला पूछते हैं, कई बार आपको वैल्यू देते हैं पूछते हैं, फिर कई बार आपसे उसका डेफिनेशन पूछते हैं। जैसे कि इस बार पूछा है कि फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ व्हेन वाटर कंटेंट इज इंक्रीज। तो जब वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो किस रेट से हमारा शियर स्ट्रेंथ लॉस होता है सॉइल का, उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंडेक्स। चलिए आगे चलते हैं। लिक्विड लिमिट गिवन है, प्लास्टिक लिमिट गिवन है, फ्लो इंडेक्स गिवन है, टफनेस इंडेक्स पूछा है। मैंने अभी बताया आपको टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला आई टी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एफ। आई पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई पी की वैल्यू मैंने बताया था डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो लिक्विड लिमिट कितना है 25%, प्लास्टिक लिमिट कितना है 15%। तो आई पी कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, 10 हो गया। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स कितना है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए इसको, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन रिप्रेजेंट। अब देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कोर्स ग्रेन सॉइल को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यू और सी सी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। उसी तरीके से फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करते हैं। एक तरफ होता है वाटर कंटेंट, नीचे होता है वाटर कंटेंट, या फिर आप लिक्विड लिमिट कह लीजिए, और इस तरफ होता है आईपी की वैल्यू, लिक्विड लिमिट वर्सेस आईपी। ये होता है 20%, फिर होता है 35%, और फिर 50%। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम ए लाइन। इसके ऊपर जो होता है वो क्ले होता है, इसके नीचे यहाँ पे सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है, और पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ए लाइन है, तो ए लाइन का एक इक्वेशन होता है। ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है 0.73 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 20। तो इससे हम लाइन फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे सॉइल का आईपी अगर इसकी इस लाइन के ऊपर है, मान लीजिए ये वैल्यू हमने फाइंड किया उस जगह की और ये वैल्यू आया 20, और एक्चुअल सॉइल का आईपी है 25, दैट मीन्स वी आर अबव द लाइन, तो हम क्ले की तरफ जाएंगे, हमारे पास क्ले है। और अगर हमारी वैल्यू आईपी की वैल्यू ए लाइन से कम आ रहा है, मतलब हम सिल्ट की तरफ है, सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल होगा हमारा। तो अगर हम इससे ज़्यादा है, किससे 50% लिक्विड लिमिट हमारा अगर ज़्यादा है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज़्यादा है, तो हम इसको हाई बोलते हैं। अगर 50 टू 35 के बीच में है तो इंटरमीडिएट बोलते हैं, और अगर 35% से कम है तो इसको लो बोलते हैं। तो इसको लो कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और हाई कंप्रेसिबल क्ले, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एच सी आई और सी एल। सिमिलरली यहाँ पे सिल्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम एच, एम आई और एम एल, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तब क्या पूछा है इसमें, इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन रिप्रेजेंट, ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्ले फ्रॉम, सेपरेट्स क्ले फ्रॉम सिल्ट। तो नीचे सिल्ट होता है और ऊपर क्ले होता है। तो ए लाइन का इक्वेशन क्या होता है 0.73 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 20, ठीक है, इसको बोलते हैं ए लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। देखिए सॉइल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जब किसी जगह पे सॉइल होता है, सॉइल अपना ओरिएंटेशन किस प्रकार से लेता है, मतलब वो किस तरह से सिचुएटेड होता है, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल तो रहता ही है, बट उसका ओवरऑल ओरिएंटेशन कैसा होता है, उसको बोलते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ये कोहेजनलेस सॉइल में होता है, दैट मीन्स या तो ग्रेबल होगा या फिर सैंड होगा, इसमें भी पॉसिबल है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, ये अगेन, ये हनी कॉम्ब कैसा होता है, सिंगल ग्रेन में तो सिंगल सिंगल ग्रेन रहेगा ऐसे, हनी कॉम्ब में कैसा होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब हार्मफुल मीन्स डेंजरस होता है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, जब इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हनी कॉम्ब। ये जनरली सिल्ट में देखने को मिलता है या फिर फाइन सैंड में देखने को मिलता है। फॉक्यूलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर जनरली क्ले में देखने को मिलता है, ये दोनों क्ले में देखने को मिलता है, दैट मीन्स कोहेसिव सॉइल में, और ये दोनों कोहेजनलेस सॉइल में, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा 1 और 2। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ फेरेटिक लाइन विद इन अ डैम, जानते हैं हम ये डैम है, तो फेरेटिक लाइन क्या होता है, टॉप मोस्ट लाइन सीपेज, अगर यहाँ से वाटर जा रहा है सीप होके, तो टॉप मोस्ट लाइन जो होगा
उसको बोलते हैं फेरिएटिक लाइन, इसको बोलते हैं फेरिएटिक लाइन। इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये वाटर टेबल की तरह काम करता है, इसको आप वाटर टेबल मानिए। तो वाटर टेबल प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसके नीचे हम जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता जाएगा प्रेशर। तो वाटर टेबल है, वाटर टेबल के ऊपर क्या होता है, एटीएम के बराबर प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो आप याद रखिए इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फेरिएटिक लाइन पे, और ये जनरली वाटर टेबल की तरह बिहेव करता है। अरेंज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेलो फाउंडेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बियरिंग कैपेसिटी का। बियरिंग कैपेसिटी किसको हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे फाउंडेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल को डिग करेंगे, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल ये है, तो यहाँ पे सॉइल को हम डिग करके निकालते हैं, फिर यहाँ पे फाउंडेशन बनाते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और नेट बियरिंग कैपेसिटी में, कि मान लीजिए अगर हम यहाँ फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन का लोड है 200 किलो न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, इफ द लोड ऑफ द फाउंडेशन इज 200 किलो न्यूटन, और इसमें से जो हमने सॉइल निकाला है उसका वेट था 100 किलो न्यूटन का, पहले जो हमने सॉइल को बाहर निकाला है उसका वेट था 100 किलो न्यूटन। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे जो सॉइल है वो ऑलरेडी पहले 100 किलो न्यूटन का लोड तो ले ही रहा था, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का लोड तो पहले भी ले ही रहा था, तो अब उस पर एडिशनल लोड सिर्फ 100 किलो न्यूटन का ही होगा। दैट मीन्स हमें ये चेक करना है कि ये सॉइल 100 का लोड ले सकती है या नहीं ले सकती है। वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट 200 किलो न्यूटन, वाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सकवेटेड। अगर हम बैकफिल सॉइल इसके ऊपर दोबारा ना डालें तो फाउंडेशन के ऊपर अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो हमें सिर्फ 100 के लिए ही डिजाइन करना पड़ता है। कभी कभी अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग या फुल्ली कंपनसेटेड ड्राफ्ट फाउंडेशन, तो हम उस केस में क्या करते हैं, अगर सॉइल की स्ट्रेंथ कम है तो हम इतना बड़ा डिग करते हैं या फिर इतना ट्रेंच ऐसा बनाते हैं कि जितना फाउंडेशन का वेट है, टोटल लोड जितना फाउंडेशन का है उतना ही हम सॉइल को डिग करके निकालते हैं। तो उस केस में सॉइल को एडिशनल कोई भी लोड एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, जितना उसके ऊपर पहले सॉइल का वेट था, सॉइल को हमने बाहर निकाल दिया, अब उतना ही फाउंडेशन का लोड होगा। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड और फ्लोटिंग फाउंडेशन। तो इस केस में देखिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मींस टोटल बियरिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए तो जो ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी होता है, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है P/B² प्लस गामा DF। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, गामा DF मीन्स जो फुटिंग से हमने सॉइल निकाला है उसका भी वेट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। और नेट बियरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, जब हम ये इसका वेट कंसीडर नहीं करते, मतलब हमने जो सॉइल बाहर निकाल दिया वो निकाल दिया, उसको हम दोबारा से बैकफिल नहीं करेंगे, सिर्फ फाउंडेशन का वेट, तो P/B², ये कहलाता है नेट। तो नेट और ग्रॉस में यही अंतर होता है। नाउ अब क्या पूछ रहा है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी जितना है ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी का, ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मींस मैक्सिमम कितना हमारा कोई भी सॉइल कितना बियर कर सकता है इस कंडीशन में, जब हम उसके ऊपर सॉइल भी डाल रहे हैं और हमारा फुटिंग भी है, मतलब बैकफिल जो हमने सॉइल गड्ढा किया था फुटिंग बनाने के बाद सॉइल फिर से भर रहे हैं, उस कंडीशन में मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है वो कहलाता है ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी। दिस इज द मैक्सिमम वन। दूसरे नंबर पर क्या आता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ गामा DF को हमने माइनस कर दिया, जो सॉइल हमने पहले डाला था बैकफिल करके उसको वापस नहीं डाला। नाउ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड ग्रॉस सेफ बियरिंग, जाहिर सी बात है नेट और ग्रॉस में ग्रॉस ही बड़ा होगा। अब ग्रॉस सेफ बियरिंग, सेफ जहां पे वर्ड आता है वहां पे क्या होता है कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जाहिर सी बात है अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो ये वैल्यू घट गई, तो ये वैल्यू, ये वही वैल्यू है बस सिर्फ इसमें डिवाइडेड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अगेन ये वैल्यू यही है बट ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइडेड है और कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। तो सेफ जब भी वर्ड लगता है तो वो वैल्यू नेट वाले से डिवाइडेड होता है। अल्टीमेट और सेफ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इट इज डिवाइडेड जस्ट बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब 3, 2 जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले जनरली 3 लेते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो सीरीज समझ गए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। हु मेड द जम्पसम दैट अ स्ट्रिप फुटिंग प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस सिंक्स वर्टिकली। देखिए जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग या सॉइल का फाइंड करने का तरीका है, 3 तरीके हैं जनरली। पहला तरीका होता है एनालिटिकली, एनालिटिकली जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिराइव करके फार्मूला दिया कि भाई इस फार्मूले से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कुछ प्रॉपर्टी की सहायता से, उसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। दूसरा होता है कोडल मेथड,
जो कि आईएस कोड में लिखा हुआ है कि भाई इस फॉर्मूले से आप निकालो। तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि आप एक्सपेरिमेंट करो और जो डेटा मिल रहा है उस डेटा से आप फाइंड करो। तो रैंकाइन मेथड हो गया, टर्जाकी मेथड हो गया, प्रेंडल मेथड हो गया, मेयरहोफ मेथड हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? एनालिटिकल मेथड के अंदर। तो रैंकाइन मेथड, टर्जाकी मेथड, प्रेंडल मेथड, ये सब किस में है? एनालिटिकल मेथड में। तो प्रेंडल ने क्या एज्यूम किया था कि अगर हम सॉफ्ट मटेरियल पे कोई भी एक हार्ड मेटल को अगर हम पेंट्रेट करते हैं तो उस समय उसकी बियरिंग कैपेसिटी हम अगर मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मतलब उन्होंने ये एजम्पशन मान के ही उसको डिजाइन किया, मतलब फाइंड किया और उन्होंने इक्वेशन ड्राइव किया। तो ये प्रेंडल के कंडीशन में एजम्पशन है कि अगर कोई हार्ड मेटल मटेरियल को अगर हम पेंट्रेट कर रहे हैं किसी सॉफ्ट मटेरियल में, दैट मीन सॉइल के अंदर किसी हार्ड फुटिंग को हम पेंट्रेट कर रहे हैं, तो पेंट्रेशन जो भी मिलेगा उसके आधार पर हमें बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करना है। दिस एजम्पशन इज मेड बाय प्रेंडल। फॉर अ सैंड हैविंग इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, रेशियो ऑफ एक्टिव टू पैसिव अर्थ प्रेशर। तो देखिए 3 प्रेशर होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस साइन फाइव एक्टिव के लिए, ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। देखिए कवर करने को तो इसमें बहुत कुछ है कवर करने को, मैं उतना कवर नहीं कर सकता, वीडियो फिर 3 घंटे का हो जाएगा। मैं सिर्फ उतना ही कवर कर रहा हूँ जितनी यहाँ पे कवर की जा सकती है कम से कम समय में। देखिए इसको हम 1/Ka भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज 1 माइनस साइन फाइव, के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, के पी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव और 1/Ka, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? पैसिव अर्थ प्रेशर, तो फाइव की वैल्यू आपको गिवन है बस, तो ये 1/9 हो जाएगा। सिंपल, फाइव की साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 30 होता है 1/2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट किसके लिए काम में आता है? जब हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, जब हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है, क्योंकि सॉइल को हम डायरेक्टली कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं, पहले उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्यों ऐड करते हैं? ताकि वाटर हमारा एज ए लुब्रिकेंट वर्क करे और पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर स्लिप कर सके, और जो वेकेंट स्पेस है, जो वाइड्स हैं, उसके अंदर पार्टिकल एडजस्ट हो सके, और जो इम्प्टी स्पेस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम भर सके, ताकि डेंसिटी मैक्सिमम मिले और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। उसके लिए हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो प्रॉक्टर टेस्ट क्या है? उसी का टेस्ट है। हम उसको लैब में पहले टेस्ट करते हैं, सॉइल को हम लेके आते हैं, उसको एक माउल्ड में उसको डालते हैं, फिर इसमें पानी मिलाते हैं, और फिर हर एक बार हम पानी की अमाउंट को बढ़ाते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसका कॉम्पैक्टनेस कितना बढ़ रहा है, और फिर उसका एक चार्ट प्लॉट करते हैं। इधर होता है वाटर कंटेंट और इधर होता है डेंसिटी, ठीक। और फिर चार्ट हम प्लॉट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। दैट मीन्स जैसे हम पानी बढ़ाते हैं तो डेंसिटी इसकी बढ़ती जाती है, और एक टाइम पे हमें पीक मिलता है, और फिर उस पॉइंट के बाद घटने लगता है। पीक कब मिलता है? जब जितनी मैक्सिमम लुब्रिकेशन के लिए हमें पानी चाहिए उतनी तक हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें लुब्रिकेशन का काम मिलेगा, और उसके बाद भी अगर ऐड करेंगे वाटर को तो क्या होगा? वाइड्स की जगह अब वाटर भी ले लेगा, तो इसके लिए हमें फिर डेंसिटी घटती हुई दिखती है। तो इसे कहते हैं हम ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता है, और ये कौन सा है? ड्राई डेंसिटी है। इसको बोलते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इसको बोलते हैं MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो प्रॉक्टर टेस्ट किसके लिए काम आता है? एक्सेसिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। किसके लिए काम आता है? कि कितना वाटर मिलाना है साइड पे हमें कॉम्पैक्ट करने से पहले। कोई भी पानी हम नहीं मिला सकते, मतलब कम मिलाएंगे तो हमारा तब भी कम रह जाएगा, ज़्यादा मिला देंगे तो भी कम रह जाएगा। तो फॉर अ गिवन सॉइल देयर इज अ डेफिनेट वाटर परसेंटेज एट विच वी कैन अटेन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो उसकी टेस्टिंग हम पहले लैब में करते हैं। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट और एक होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट किसके लिए करते हैं? जहाँ पे हमें हैवी कॉम्पैक्शन करना होता है, जैसे एयरफील्ड वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह पे जो करते हैं, रनवे वगैरह पे, वहाँ पे होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसमें कुछ नहीं, इसमें हम हैमर से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हम रोलर से करते हैं ना, उस तरह से हम लैब में हैमर से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं 3 लेयर में। 25-25 ब्लाउज पर लेयर चलाते हैं। वेट होता है इसका, वेट भी इसका याद रखिए आप लोग, 2.495 kg होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में। जो हाइट हम जितना फॉल करते हैं वो 304.8 mm के आसपास होता है। वॉल्यूम जो होता है इस माउल्ड का 944 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 3 लेयर में करते हैं। लेयर भी कई बार पूछते हैं, 25 ब्लाउज पर लेयर हम चलाते हैं, मतलब एक लेयर में 25 ब्लाउज चलाएंगे, फिर दूसरा लेयर फिल करेंगे, फिर 25 ब्लाउज, फिर तीसरा लेयर।
जो हाइट ऑफ फॉल होता है इस हैमर का, जो कि 2.495 kg होता है, उसका 304.8 mm हाइट से हम फॉल करते हैं। और इसमें जो एनर्जी मिलती है, कई बार एनर्जी भी पूछ लेते हैं कि कितनी एनर्जी इम्पार्ट होती है। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना एनर्जी होता है, 594.29 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो कई बार एनर्जी की वैल्यू पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितनी एनर्जी से इसको इम्पेक्ट किया जाता है सॉइल को। तो ये 594.29 kg पर किलो जूल पर मीटर क्यूब। इस तरह से आपको वैल्यूज याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट किस लिए काम में आता है, सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। जो अभी हमने देखा था बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए जो टेस्ट मेथड है, उसमें प्लेट लोड टेस्ट भी एक मेथड है। प्लेट लोड टेस्ट हो गया, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट है। तो कह रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट है, सैंडी सॉइल पे टेस्ट किया गया है, टेस्ट प्लेट की साइज इतना है, सेटलमेंट कह रहा है 5 mm हुआ है, प्रेशर की वैल्यू ये थी। तो एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। हमें जहाँ पे भी फाउंडेशन की वैल्यू टेस्ट करनी होती है, वहाँ पे हम एक ट्रेंच डिग करते हैं, कितने डेप्थ तक, जहाँ पे फाउंडेशन, जितने डेप्थ में फाउंडेशन बनाना होता है, डेप्थ को हम सेम रखते हैं, बट इसकी जो डायमेंशन होती है वो 5 टाइम्स होती है प्लेट के। जो प्लेट का हमारा साइज है उसके 5 टाइम्स, दैट मीन्स इसकी विड्थ भी 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द प्लेट, एंड ऑल्सो अदर डायमेंशन इज 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट। का हम एक ट्रेंच डिग करते हैं, यहाँ पे हम प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे फिर हम लोडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो कई बार इस प्लेट का साइज पूछ लेते हैं, तो 0.3 टू 0.75 मीटर, ये इसका प्लेट का साइज है, और थिकनेस इसकी होनी चाहिए मिनिमम 25 mm। ठीक है, तो प्लेट का साइज भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोड लगाते हैं, फिर इसका हम सेटलमेंट यहाँ पे मेजर करते हैं, कितना सेटलमेंट हुआ और कितना लोड अप्लाई करना पड़ा हमें सेटलमेंट के लिए। तो इससे हम बियरिंग कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं और सेटलमेंट भी निकाल लेते हैं, एक्चुअल फुटिंग का भी। तो यहाँ पे वही पूछा है कि अगर प्लेट का आपको सेटलमेंट पता है तो फुटिंग से कितना सेटल करेगा वो बताइए। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का भी और सेटलमेंट का भी, दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। चलिए, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए सैंड के लिए अलग है और क्ले के लिए अलग है। तो पहले मैं यहाँ पे क्ले के लिए लिख देता हूँ। क्ले के लिए क्या है, क्यू यू फुटिंग का कितना होगा, क्यू यू प्लेट का जितना होगा उतना ही। ठीक है, तो प्लेट का जितना होगा उतना ही फुटिंग का भी होगा, सेम क्ले के केस में। सैंड के केस में अभी बात कर रहे हैं हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की। सैंड के केस में क्या होगा, क्यू यू फुटिंग का, क्यू यू प्लेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ये रेशियो होता है, ये फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग फाइंड करने का, कैपेसिटी फाइंड करने का, अगर हमने प्लेट से टेस्ट किया है तो उसको रिलेट करने का एक्चुअल फुटिंग के साथ। तो क्ले के केस में तो सेम ही रहेगा, सैंड के केस में रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेटलमेंट से। सेटलमेंट कैसे रिलेट करेंगे प्लेट का और एक्चुअल फुटिंग का, उसके लिए भी दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, सैंड के लिए अलग है, क्ले के लिए अलग है, दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। और यही सेटलमेंट ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए सेटलमेंट के लिए देखते हैं। सेटलमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्ले की बात करते हैं। तो क्ले के लिए सेटलमेंट ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी फैक्टर वही है, बट यहाँ पे सेटलमेंट प्लेट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो हमने सैंड के केस में पीछे किया था वही। नाउ सैंड के लिए हम क्या करेंगे, सैंड का सेटलमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सेटलमेंट ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फुटिंग, ये फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं। विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट विड्थ ऑफ फुटिंग प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब इस केस में क्या पूछा है, सैंडी सॉइल है, मतलब ये वाला कंडीशन, सेटलमेंट कह रहा है फाइंड करो अगर हमें फुटिंग का सेटलमेंट गिवन है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिर्फ यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। चलिए इंसर्ट भी कर देते हैं। सेटलमेंट ऑफ प्लेट दिया हुआ है 5 mm, तो 5 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फुटिंग कितना दिया हुआ है 3
0.6 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.29 mm के आसपास। ठीक है, बस तो यही तरीका है, यही फार्मूला आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 फुटिंग 1 सर्कुलर अदर स्क्वायर फाउंडेड ऑन अ सरफेस ऑफ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। कह रहा है 2 फुटिंग है, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है और दोनों प्योरली कोहेजनलेस सॉइल है, मतलब सैंड है या ग्रेवल है। द डाया ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि जो सर्कुलर का डाया है वही स्क्वायर का साइड भी है। कह रहा है रेशियो ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग टू सर्कुलर फुटिंग। तो टरजाकी इक्वेशन यूज करेंगे। टरजाकी का इक्वेशन दोनों के लिए अलग अलग है, स्क्वायर के लिए अलग है और सर्कुलर के लिए अलग है, और स्ट्रिप फुटिंग के लिए एक्चुअल वाला वो अलग है। तो एक्चुअल के लिए तो हम जानते हैं कि सी एन सी, देखिए एक्चुअल के लिए जो उन्होंने दिया था स्ट्रिप फुटिंग के लिए सी एन सी, उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो स्ट्रिप के लिए दिया था, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा, ये उन्होंने स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया था। और उन्होंने जो स्क्वायर के लिए दिया था वो दिया था 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस, यहाँ पे हाफ की जगह 0.4 हो गया था, यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई कर दिया था और यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई कर दिया था हाफ की जगह। 0.5 था पहले, ये फैक्टर घट गया था और ये फैक्टर बढ़ गया था, बाकी फैक्टर सेम है इंटू एन गामा। ये किसके लिए है, ये स्क्वायर के लिए है और ये स्ट्रिप के लिए है। ठीक है, और सर्कुलर के लिए उन्होंने क्या दिया था, यहाँ पे 1.3 रहेगा सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस यहाँ पे जो 0.4 था ये 0.3 हो गया और कुछ भी नहीं, गामा बी इंटू एन गामा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर में क्या डिफरेंस है और इसमें स्ट्रिप फुटिंग में सब कुछ प्लेन है, बस यहाँ पे 0.5 है। सर्कुलर और स्क्वायर में क्या है 1.3 फैक्टर पहले वाला सेम ही है और यहाँ पे 0.5 की जगह 0.4 हो गया था स्क्वायर में और 0.3 हो गया था सर्कुलर में। बस इन दोनों का आपको रेशियो पूछा है क्वेश्चन में। क्या बोला है इसने कि बियरिंग कैपेसिटी का रेशियो अल्टीमेट स्क्वायर सर्कुलर, तो स्क्वायर डिवाइड बाई सर्कुलर, इन दोनों का रेशियो कर देना है। अब चूंकि कोहेजनलेस सॉइल है दैट मीन्स सी की वैल्यू तो जीरो हो जानी है, तो कि सी इज इक्वल टू जीरो फॉर कोहेजनलेस सॉइल, तो ये टर्म तो जीरो हो गया और कोहेजनलेस सॉइल है तो डेप्थ का भी कोई फर्क नहीं होता, ये भी टर्म जीरो हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, और ये तो ये कैंसल आउट हो गया, तो 0.4 डिवाइड बाई 0.3 कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको 1.33, डायरेक्ट आंसर मिल गया। चलिए एसपीटी टेस्ट कह रहा है कि इज कैरिड आउट विच टाइप ऑफ सॉइल। एसपीटी टेस्ट किसके लिए होता है, बियरिंग कैपेसिटी के लिए। जनरली हम इसको ग्रेवल पे करते हैं, सैंड पे भी नहीं ग्रेवल पे करते हैं। तो कोहेजनलेस सॉइल के लिए सिंपल सा, कोहेजनलेस सॉइल में कौन कौन सा आता है, सैंड एंड ग्रेवल। डेलिटेंसी करेक्शन फॉर पेंट्रेशन नंबर, ये इसी पे करते हैं, एसपीटी टेस्ट पे ही करते हैं। दो करेक्शन होते हैं एसपीटी टेस्ट में, डेलिटेंसी करेक्शन और दूसरा कौन सा होता है, ओवरबर्डन करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन किसके लिए करते हैं, क्योंकि अगर सैंड है या सिल्ट है तो उसके अंदर डायलेटेंसी का एक इफेक्ट होता है, आपने बल्किंग ऑफ सैंड देखा होगा, तो उस डायलेटेंसी के इफेक्ट को हटाने के लिए हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि एसपीटी की वैल्यू जब 15 से ज़्यादा होती है तो उसका इफेक्ट होता है कि वो ब्लॉज नंबर को बढ़ाता है, दैट मीन्स पेंट्रेशन वैल्यू को बढ़ाता है, पेंट्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉज जो पहले 10 चाहिए थे 15 हो जा रहे हैं। तो क्या बोला उसने सिंपली कि 15 तक तो ब्लाउज नंबर अगर है तो तुम्हें वही वैल्यू लेनी है, और 15 के बाद चाहे जितनी भी ब्लाउज और हमें जरूरत पड़ी उसका हमें सिर्फ हाफ ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 ब्लाउज आया, इसमें क्या करते हैं हम 450 mm का स्प्लिट स्पून सैंपलर हमें पेंट्रेट करना होता है। यहाँ पे हम 64 kg का हैमर से इसको स्ट्राइक करते हैं। अब 450 mm का स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है जिसको हम डिग करते हैं सॉइल के अंदर और देखते हैं कि पर 150 mm में कितना ब्लाउज हमें चाहिए। 150 mm को 3 बार डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट वाले को मेजर नहीं किया जाता है सीटिंग लोड की वजह से, बाकी 300 mm की पेंट्रेशन को हम मेजर करते हैं ब्लाउज के टर्म में कि कितना 64 kg के लोड को कितनी बार हमें हैमर करना पड़ा 150 mm पेंट्रेशन के लिए। तो मान लीजिए 20 ब्लाउज हमें एक 150 mm के लिए करना पड़ा, तो क्या करना पड़ेगा 15 तक तो हमें इक्वल ही लेना है और 15 के बाद जितना है उसका हाफ लेना है, तो 5 डिवाइड बाई 2 कर देना है सीधा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा करेक्टेड। तो जो पहले 15 था वो अब क्या आ रहा है 17.5
5। ठीक है, तो यही होता है डेलेंटेसी करेक्शन। नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर डाया फ्रिक्शन पाइल इम्बेडेड। देखिए फ्रिक्शन पाइल कब यूज करते हैं, जब रॉक स्ट्राटम नीचे नहीं मिलता है हमें, तो उसके केस में हमें फ्रिक्शन से काम चलाना पड़ता है। तो जो साइड फ्रिक्शन होता है उससे हम लोड ट्रांसफर करते हैं पाइल से सॉइल पे। तो टैलेंटेज तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर का फ्रिक्शन पाइल है, 10 सेंटीमीटर होमोजीनियस 10 मीटर तक डिग किया गया है, मतलब उसको डिपॉजिट किया गया है। एडिशन डेवलप्ड बिटवीन द क्ले एंड द पाइल, एडिशन फैक्टर इतना दिया हुआ है, एडिशन फैक्टर की वैल्यू 0.7 है। और कह रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेना है। व्हाट शुड बी द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन पाइल। तो ये सिंपल है, फ्रिक्शन पाइल का हमें कैपेसिटी के लिए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू इटसेल्फ। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कोई भी फ्रिक्शन पाइल हो उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू यू पी इज इक्वल टू अल्फा सी डैश इंटू ए एस। अल्फा क्या होता है, कोहेजन फैक्टर, इस केस में कितना दिया हुआ है 0.7 कोहेजन फैक्टर। और सी डैश सिंपली कोहेजन, कोहेजन भी दिया हुआ है 4 टन पर मीटर स्क्वायर। और ए एस क्या होता है, जितना एरिया में फ्रिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंशियल एरिया, ये हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो सर्कमफ्रेंशियल एरिया क्या होगा, पाई आर होता है, या पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। तो डायमीटर में गिवन है 0.3, तो पाई इंटू डी हो गया, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो डेप्थ कितना है 10 मीटर। ये वैल्यू हमें दे देगा टोटल बियरिंग कैपेसिटी, और ये वैल्यू फाइनली आएगा, आई थिंक इट इज 26.38। ठीक है, ये वैल्यू आ गया टोटल। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8.8 टन। ठीक है, तो 8.8 टन हमारा आंसर। नेक्स्ट है मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल। हमने अभी डिस्कस किया फ्रिक्शन पाइल कब यूज करते हैं, जब सॉइल के नीचे रॉक स्ट्रैटम या हार्ड स्ट्रैटम नहीं फाइंड होता है, तो हम क्या करते हैं उस समय लोड को कैसे ट्रांसफर करते हैं, बाय सिंपली यूजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल एंड द पाइल। तो उस केस में मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दो पाइल के बीच में, एक पाइल हमने यहाँ लगाया, दूसरा पाइल हमने यहाँ लगाया, तो दो पाइल के बीच में मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेसिंग, यह है 3 इंटू डी, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द डायामीटर। अदरवाइज क्या होगा, इन दोनों का प्रेशर बल्ब ओवरलैप करने लगेगा, तो ये सॉइल डबल लोड एक्सपीरियंस करेगा, इसका भी लोड और इसका भी लोड, उस वजह से ये सॉइल फेल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 3D मिनिमम स्पेसिंग हम मेंटेन करते ही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल का गिवन है कि एक पाइल हमारा 100 किलोमीटर लोड ट्रांसफर कर सकता है। टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी अब 9 पाइल लगाया गया वहाँ पे, ग्रुप पाइल के फॉर्म में 9 पाइल है, और इफिशिएंसी फैक्टर है कितना 0.8। तो 100 एक कैरी कर सकता है, 9 पाइल कितना कैरी करेगा 900, बट कह रहे एफिशिएंसी 0.8 की है ओनली, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 720 डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स शुड बी यूज्ड व्हेन वीक फाउंडेशन सॉइल इज टू बी कॉम्पैक्टेड। अगर वीक फाउंडेशन सॉइल है तो कौन सा पाइल यूज करेंगे उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, हम इसको कहते हैं सैंड पाइल या फिर कॉम्पैक्शन पाइल भी इसको कहते हैं। जब भी हमारा सैंड हो या ग्रेबल हो सॉइल, तो उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं सैंड पाइल, अगर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट करूँ, इसको मैं यहाँ पे डिग करूंगा कुछ कुछ डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, जो सराउंडिंग सॉइल है, जब इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब मैं इसको हैमर से हैमरिंग कर करके इसको, जो मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ नीचे लगा रहा हूँ, तो सराउंडिंग सॉइल क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो पूरे सॉइल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्शन पाइल या सैंड पाइल, जिसकी वजह से सराउंडिंग सॉइल की डेंसिटी बढ़ जाती है। जनरली ये सैंड या ग्रेवल में काम में आता है। नेक्स्ट है प्रेशर मीटर टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द साइट टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। शियर मॉडुलस, दैट मींस इसको हम क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस का दूसरा नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी वैल्यू, दैट मींस शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है, किस रेट से शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना शियर स्ट्रेन आएगा, इसको कहते हैं हम शियर मॉडुलस। ये कौन फाइंड करता है इंस्ट्रूमेंट या कौन सा टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट। द सॉइल मस्ट बी ससेप्टेबल टू लिक्विफैक्शन। देखिए लिक्विफैक्शन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेस मींस लोड कैरिड बाय द सॉइल, वो जीरो हो जाता है, दैट मींस टोटल लोड विल बी कैरिड बाय देन वाटर ओनली। तो वाटर जैसे ही कैरी करना शुरू करेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली सिंक डाउन हो जाएगा, किसमें, सॉइल के अंदर, इसे कहते हैं लिक्विफैक्शन। तो व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, और ये किस में होता है, सैचुरेटेड फाइन टू मीडियम सैंड में होता है। और कब, जब यूनिफॉर्म हो, साइज सबका, सभी पार्टिकल का सेम हो,
तो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज हो और सैचुरेटेड हो, दैट मीन्स वो सैचुरेटेड भी होना चाहिए, ड्राई कंडीशन में नहीं होगा। ड्राई कंडीशन में वाइब्रेशन की वजह से और कॉम्पैक्ट होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ड्राई कंडीशन में ये कंडीशन कभी नहीं होगा, जब वो सैचुरेटेड होगा तभी हो सकता है। सैचुरेटेड हो, फाइन टू मीडियम साइज हो और यूनिफॉर्म हो, सेम साइज का हो, तभी हमारा ये लिक्विफैक्शन हो सकता है। कॉमन एग्जांपल है कौन सा, भुज का, वो लिक्विफैक्शन का फेनोमेना जब अर्थक्वेक आया था तब वाइब्रेशन पे हो गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजन लिस्ट सॉइल अप टू ग्राउंड लेवल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आज के डेट में बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा फुटिंग है, ठीक है। जब तक वाटर टेबल, पानी का लेवल, फुटिंग के बॉटम से बी डेप्थ, जितना इसका विड्थ है बी, जब तक ये बी विड्थ जितनी है इसकी उतना डेप्थ से नीचे है इसके बॉटम से, फुटिंग के नीचे से, तब तक इस वाटर टेबल का इसके स्ट्रेंथ पे, बेयरिंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ये बेयरिंग के ये वाटर टेबल ऊपर बढ़ना शुरू होगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू होगा। एक इक्वेशन से हम देख सकते हैं इसको कैसे होता है डिक्रीज, बट लिनियरली नहीं होता है, उसके लिए इक्वेशन है, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्प्ले बताने के लिए। और ये मैक्सिमम तब तक डिक्रीज होता है जब तक ये ग्राउंड लेवल पे ना आ जाए, वाटर टेबल अगर यहाँ आ गया तब तक डिक्रीज होता है। तो मैक्सिमम कितना डिक्रीज हो सकता है वो, और वो कब होगा, वो तभी होगा जब ये ग्राउंड वाटर टेबल मैक्सिमम सरफेस पे आ जाए। और कितना डिक्रीज हो जाएगा मैक्सिमम, 50% डिक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनली जो भी बियरिंग कैपेसिटी था यहाँ पे, उसका और इसमें क्या रिलेशन है, 50% डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम इट कैन बी रिड्यूस टू 50% व्हेन इट इज एट ग्राउंड लेवल। तो इसमें वही पूछा है, क्योंकि बीच की वैल्यू वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेशन फॉर्मूले से आता है। वो सीधा पूछेंगे कि इफेक्ट कब होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर फुटिंग के बीड विड्थ की जो डेप्थ है उतना डेप्थ से अगर नीचे है तो कोई इफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर जैसे ही आएगा इसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होगी, 100% से जैसे 90, फिर 80, फिर 70, और मैक्सिमम वैल्यू रिड्यूस कब हो जाएगी, जब सरफेस पे आ जाएगा। कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 50% पे। तो वही पूछा कि अप टू ग्राउंड सरफेस पे जब आ जाएगा तो रिड्यूस कितना हो जाएगा नेट बियरिंग कैपेसिटी, 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। चलिए इसके साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप चाहते हैं एडिशनली, तो यू कैन कमेंट, राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मोस्टली बेनिफिट हो। आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और आप सभी लोग सक्सेस होइए लाइफ में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।